साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में रहते हुए सभी भारतीय जो बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और भारतवर्ष में रह रहे सभी भारतीय लोगों को मैं आज बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर बहुत बधाई देता हूं। और अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई की पूरी टीम जो ये उपराला कर रही है कि आज जैसे आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम फेस टू फेस कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन बहादुर साथियों ने इस कारवा को पिछले 1-1.5 साल से रुकने नहीं दिया है। उन्होंने हर भरसक कोशिश की है कि बाबा साहब के जो विचार है लोगों तक, जन जन तक किसी भी तरह पहुंचे। तो मैं उन सब अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई के साथियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और तमाम दुनिया में रहते हुए हमारे जो भारतीय हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों का स्मरण करते हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां रही हो, आप सबने बाबा साहब के विचारों के कारवा को रुकने नहीं दिया है। उसी लड़ी में आज हम ये डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज के दिन बहुत फख्र से मैं कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने हजारों साल से दबे कुचले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपनी पूरा जीवन लगा के बोल सकते, जीवन का एक एक सेकंड उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया और आज हमारी तकदीर जो है बदल गई है। बहुत से लोग ये जानते ही हैं, क्योंकि आज अगर हम वो बात करें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो बाबा साहब के इन विचारों को नहीं जानता है। किसी ना किसी रूप में बाबा साहब हमारे साथ चलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, शाम तक जो भी क्रिया करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब का रोल होता है। चाहे अच्छे घरों की बात कर लें, चाहे अच्छे कपड़े की बात कर लें, चाहे अच्छे खाने की बात कर लें, सब जगह बाबा साहब का रोल हमें साफ नजर आता है। तो साथियों, यहां बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उसी के साथ आज हम एक और शख्सियत जिन्हें बाबा साहब अपना दर्श मानते थे, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, उनका भी जन्मदिन हम इन्हीं के साथ मना रहे हैं। इन दोनों शख्सियतों का हमारे जीवन के ऊपर कितना गहरा असर है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो चीज लिखी, जो चीज इतिहास में संविधान में लिख के हमें राइट दिए, तो ज्योतिबा फूले ने उसके लिए बहुत पहले संघर्ष शुरू किया। उन्होंने, बाबा साहब ने उन्हें आदर्श माना, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो आज हम इन दोनों शख्सियतों को जहां शत शत प्रणाम करते हैं, पूरी दुनिया में रहते हुए अंबेडकर वादी साथियों को जो विचारों के साथ चलते हैं, मैं उनकी तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम पहले बात करेंगे ज्योतिराव फूले जी की। फूले साहब जिस समाज में पैदा हुए, उन्हें पंजाब में सैनी समाज से जाना जाता है। उन्होंने जब संघर्ष शुरू किया जाति के खिलाफ, उनकी वाइफ दादी सावित्री बाई फूले, जो कि पहली महिला अध्यापक हुई भारतीय इतिहास में, जिन्होंने औरतों को पढ़ने का कार्य शुरू करवाया, ये दोनों जो शख्सियतें हैं इन्हें हम शत शत नमस्कार करते हैं। मैं ज्यादा लंबा बात नहीं कर सकता इसके ऊपर, तो मैं एक बात, उनका कोट है ज्योतिराव फूले जी का, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, तो फिर हम बाबा साहब के ऊपर बात करेंगे। तो ज्योतिराव फूले जी का बहुत एक इंपॉर्टेंट कोट है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना शूदर गुलाम हो गया। आप इसको अच्छी तरह पढ़े, आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द है, एक एक शब्द आज भी उतना ही सार्थक है। आज भी हमें इस शब्द को डिकोड करना पड़ेगा। इसको डिकोड कैसे करेंगे?
इसको हम उल्टा कर लेते हैं। सबसे लास्ट में क्या हुआ कि शूद्र गुलाम हो गया। शूद्र गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास धन का अभाव हो गया। धन क्यों गया? क्योंकि उसके पास कोई पॉलिसी, कोई नीति नहीं बची। अगर कोई नीति नहीं बची तो गति चलेगी। जब गति जाती है तो उसके बाद मति चलेगी। जब आदमी के पास मति नहीं तो उसके पास विद्या चलेगी। तो आखिर में क्या हुआ? मतलब हमारे पास विद्या का होना, एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन का मतलब एमए, पीए, पीएचडी की डिग्री नहीं होता है, एमए एबीसीडी की नहीं होती है। हमें लिटरेट होना पड़ेगा, हमें अपने संघर्ष को, भारतीय इतिहास को जानना होगा। हमें जानना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसमें हम लोग इतना नीचे आ गए। विद्या तो गई, लेकिन विद्या जाने का कोई कारण तो रहा होगा। हमें उस कारण को ढूंढना होगा। बाबा साहब ने उस कारण को ढूंढा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोले। क्योंकि बाबा साहब ये बात अच्छी तरह जानते थे, उनके विरोधी भी जानते थे कि बाबा साहब एजुकेशन को और वुमेन एम्पावरमेंट को, इन दो चीजों के ऊपर बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम किया और उसके लिए सबसे ज्यादा लड़े। इवन अपना रिजाइन भी उन्होंने हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में दिया। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जब तक हमारी वुमेन जो है एम्पावर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा जो आज भी उतनी ही सार्थक है। तो मैं अपने सभी साथियों को भी ये बात करता हूं कि आप चाहे एक रोटी कम खाइए, चाहे कपड़ा कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने तक सीमित ना रखें, उन्हें समाज के अंदर काम करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि हमारा जो संघर्ष है बाबा साहब का, ज्योतिराव फूले का, सतगुरु रविदास का, सतगुरु कबीर का, महात्मा गौतम बुद्ध का, इन सब लोगों का जो संघर्ष है, वो संघर्ष है क्या था? वो मानवतावादी लोग थे। उन्होंने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए काम किया। ये जो काम है हमें जारी रखना है। अपने बच्चों के अंदर, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें इसके ऊपर काम करना होगा। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। हमें जो लोग हमारे से नफरत करते हैं उन्हें भी हम प्यार से जीत सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। वी हैव टू कम फॉरवर्ड टू एजुकेट देम। उनके लिए आप आगे आइए, उन्हें समझाइए कि भाई ये गलत है, ये सही है, आपको मानवतावादी बनना होगा। तो बाबा साहब ने, जब मैं उनकी एक बात से बात शुरू कर रहा हूं बाबा साहब की, आप जानते हैं सभी कि 1949 को संविधान को संसद में पेश किया गया था। उसी वक्त, उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। भाषण तो लंबा था, लेकिन उसकी एक दो लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे समाज को समझनी होगी कि बाबा साहब की सोच कितनी महान थी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं संसद के अंदर, आप ध्यान से उसे सुनिए। 25 नवंबर 1949 का डे है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों की स्थिति में जाने जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर हम समानता पा लेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम स्वीकार करेंगे कि एक आदमी, एक वोट, एक कीमत, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी को हम असल जीवन में निकारते रहेंगे। एक आदमी का एक ही मोल हो सकता है। ये स्थिति आर्थिक और सामाजिक जीवन में नहीं रहेगी। कब तक हम अंतर विरोधों को निकारते रहेंगे? कब तक हम सामाजिक और आर्थिक समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक इसे नकारते रहे तो हम ऐसा अपने लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर विरोध को
खत्म करना होगा, नहीं तो इस सिस्टम से पीड़ित लोग उठ खड़े होंगे और वो इस लोकतंत्र को, जो कि बहुत ही मुसीबतों से लिया गया है, उसे ही चैलेंज कर देंगे और खत्म कर देंगे। तो ये डिबेट चल रही है। उसी डिबेट में जो संविधान सभा की डिबेट है, उसमें 13 दिसंबर 1949 को बाबा साहब फिर संसद में आते हैं, फिर उसका जो डिबेट है उसमें हिस्सा लेते। उसमें वो क्या बोलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, इसलिए हमें उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण करना होगा। स्टेट विद इन स्टेट, कास्ट विद इन कास्ट इस देश के लिए घातक है और जितनी जल्दी हो सके हमें इसे एलिमिनेट करना होगा। क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट का मतलब क्या है? एक आदमी के पास 10,000 एकड़ है, वो अपने आप में राजा है, वो अपनी स्टेट खुद चलाता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, हमें इसे खत्म करना होगा। कास्ट विद इन कास्ट, एक आपकी कास्ट है, उसके अंदर सब कास्ट है, उसके अंदर और कास्ट है, उसके अंदर गोत्र है, ये सब चीजों को खत्म करना होगा। जब तक समाजवादी अर्थतंत्र ना हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो जाए, न्याय कर सकती है। अगर आज देखिए उसी हिसाब से दलितों की आबादी जो इस टाइम इंडिया में है 25 करोड़ है, लेकिन उनका जो लिटरेसी रेट है वो 66% है, लेकिन वो कहां है? मैट्रिक तक। जैसे अब ग्रेजुएट की बात करते, आज भी हमारे पास 25 करोड़ आबादी में सिर्फ 4% ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरियों में भागीदारी जो है आज की डेट में 3.96% है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो बराबरी जो संविधान ने दी थी, जिसके लिए बाबा साहब 1952 में चिंतित थे, वो आज भी नहीं आई है। इसलिए हमें इन सब बातों के ऊपर ध्यान देते हुए ये बात माननी होगी कि हमें बाबा साहब का सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई से ज्यादा आपको लिटरेट होना है। एजुकेशन तो ली, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपना इतिहास जानना और समाज में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना। दूसरी बात जो है, बाबा साहब जो पंचायत लेवल पे चुनाव होते हैं ना आज, उस टाइम बाबा साहब उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि पंचायत लेवल के चुनाव कराने से पहले आप जाति को खत्म कीजिए। अगर आप जाति खत्म नहीं कर सके तो जो पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं जाति के ऊपर लड़े जाएंगे और धीरे धीरे जो जाति है सिस्टम संसद तक पहुंचेगा और जब ये संसद तक पहुंचेगा तब ये पूरी तरह हमारे लोकतंत्र को निगल जाएगा और इलेक्शनें सिर्फ जाति और उसके ऊपर ही लड़ी जाएंगी। और आज ये बाबा साहब का जो फिक्र है वो पूरी तरह सच साबित हो रहा है। तो हमें इस बात को भी मानना होगा, क्योंकि ये सब चीजें हम तब ही देख सकते हैं जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस है, उनको उनको लोगों के अंदर लेके जाएंगे। ये सब तभी हो सकता है जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो है, जो बाबा साहब ने बहुत जिसके ऊपर काम किया था, वो थी वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि जब तक हमारे समाज की औरत, जिसे सदियों से जायदाद रखने का हक नहीं था, जो कि सिर्फ पहले आपके बाप के शेल्टर के नीचे, फिर भाई की शेल्टर के नीचे, फिर अपने पति के शेल्टर के नीचे, फिर अपने बच्चों की शेल्टर के नीचे रहेगी, जिसे ना तो द्वारा शादी करने का हक था, विधवा होने के बाद जिसे कोई जायदाद का हक नहीं था, एजुकेशन का हक नहीं था। जब तक हम अपना 50% जो समाज का हिस्सा है उसे हम ये हक नहीं देंगे तो कोई भी समाज जो है वो एक सॉलिड समाज नहीं बन सकता। इसलिए बाबा साहब ने वुमेन्स के ऊपर बहुत काम किया। वुमेन मतलब ऐसा नहीं कि दलित औरतों के ऊपर, उन्होंने सभी औरतों के लिए काम किया। तो आज के टाइम पे सभी औरतों को इस बात को मानना, चाहे किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड हो, अगर वो इंडिया में रह रही है तो उन्हें बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन पाई है। इवन लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी एक बार बोला था कि अगर आज मैं प्रधानमंत्री बनी हूं तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है, अन्यथा मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। तो आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं
उनकी यादें याद कर रहे हैं, उनके एक एक सेकंड जो हमारे समाज के लिए उन्होंने किया है, काम किया है, उसको याद कर रहे हैं, तो साथ साथ हमें ये बात बोलनी नहीं होगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ ड्यूटीज भी लगाई थी। उन्होंने बोला था कि आप अंतिम क्षण तक अपने समाज के लिए जो भी कर सकते हैं, जिस स्तर पे भी कर सकते हैं, जिस लेवल पे भी कर सकते हैं, करिए। अपने बच्चों को एजुकेट करिए, अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि उस देश के शासक बनने की कैपेसिटी रखें। उन्होंने बोला था अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश के शासक बनना है। शासक बनने का मतलब राजा बनना नहीं होता है। शासक बनने का मतलब होता है आपके हाथ में चाबुक होनी चाहिए राजा को चलाने के लिए, तो ही राजा सीधा चलेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब हम आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो हमें एक बार फिर खास करके मैं संबोधन कर रहा हूं अपने पढ़े लिखे समाज को, उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा, हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, शायद कुछ ना कुछ हिस्सा कम से कम बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के टीचिंग एंड प्रीचिंग को लोगों के अंदर स्प्रेड करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी बनती है। हमने इस समाज से कुछ लिया है तो हमें पे बैक टू सोसाइटी करते हुए अपने समाज को एजुकेट करना है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से विरोध नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। वी वांट टू मेक ए सेकुलर सोसाइटी, वी वांट टू मेक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन दैट सोसाइटी। हम चाहते हैं कि बराबरता हो, भाईचारा हो, सबको इंसाफ मिले, सबके लिए रोजगार के बराबर मौके हों। आज अब बताएं अपने कितने बंदे हैं जिनके पास कोई अच्छा ढंग का खाना पीना है, बिजनेस है, शायद 1 या 1.5%, बाकी के 99% लोग जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहे हैं। इस सिचुएशन को बदलना होगा। हर आदमी के लिए अच्छा इलाज, अच्छी एजुकेशन उपलब्ध करवानी होगी, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है कि 14 साल तक जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। उसके लिए हमें बात करनी चाहिए, लोगों के अंदर ये बात लेके जानी चाहिए। हर आदमी को दवाई जो है कम से कम फ्री होनी चाहिए या रीजनेबल रेट पे होनी चाहिए। कम से कम जो लाइफ सेविंग दवाई है वो फ्री मिलनी चाहिए। एक ओल्ड एज पेंशन एक रिस्पेक्टफुल जो होनी चाहिए, जो पूरे किसी भी अच्छे समाज के लिए चीजें होती हैं। बाबा साहब उनके लिए फाइट किए थे, लेकिन हम शायद भूल गए। हम सब ज्यादातर लोग, हम में से भी जो पढ़ लिख गए, 99% अपने आप शेल के अंदर चले गए। बस उन्हें अपना और अपने परिवार से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर बाबा साहब चाहते, आप सोचिए इतने एजुकेटेड थे उस टाइम पे भी, अगर वो चाहते तो क्या वो अमेरिका में, इंग्लैंड में सेट नहीं हो सकते थे? वो वहां रह सकते थे, आराम से बहुत ठाठ बार से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? वो अपने समाज के अंदर आए, वहां लड़े, मरे और अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा। जिस टाइम वो दुनिया को छोड़ के गए, उनके पास कितने पैसे थे आप चेक कर लीजिए, कोई उनकी जायदाद नहीं थी। आज भी हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक पल हमारे लिए लगा दिया। और मैं सभी साथियों को बोलता हूं, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के जो साथी हैं उनको भी, कि सब लोग अपना जिंदगी का जितना भी हिस्सा है उसमें से जो भी हम कर सकते हैं बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए लगाएं। बाबा साहब की मानवतावादी सोच थी जो, उसके ऊपर काम करें। जो भी एजुकेशन के लिए हम लोग कर सकते हैं करें। अपने समाज को एजुकेट कीजिए, उन्हें इकट्ठा कीजिए, उन्हें बताइए कि ये हालात जो है बदल सकते हैं। अब सबको बस सिर्फ आगे आना है, हमें थोड़ा एजुकेट करना है, क्योंकि सदियों से हम लोग पीछे रहे हैं। इन्हीं ही शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, जो भी दुनिया में किसी भी जगह पर रहते हुए हमारे अम्बेडकरवादी सोच के लोग, अब जहां जहां भी बैठे हैं वहां वहां पर जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीछे रह गए लोग, आज भी सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं, आज भी भूख से मर रहे हैं, आज भी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ करें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए स्कूलों का प्रबंध करें। अच्छी शिक्षा होगी तो शिक्षा से लाजम ये जिंदगी बदलेगी, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है। आज जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि जो भी चीजें आज तक आपको मिली है वो रिजर्वेशन की वजह से मिली है। रिजर्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी सोसाइटी में तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
हमें भी मौके चाहिए, हमारे बच्चों को मौके चाहिए। अगर हम वो मौके प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये लोगों को बताना होगा, हमें लोगों के अंदर लेके जाना होगा। तो अंत में मैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की पूरी टीम जो दिन रात करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों को सल्यूट करता हूं। उन सब साथियों को, जो लोग सुन रहे हैं, जो अपना टाइम देके, उन्हें भी मैं सल्यूट करता हूं और उन्हें बोलता हूं कि आप आज से ही सही, देर से ही सही, उठे और बाबा साहब के विचारों के लिए लड़े। और दुनिया में रहते हुए सभी साथियों को एक बार फिर मैं जय भीम बोलता हूं। आप सबको राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के ऊपर लाखों बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक ये कोरोना की महामारी खत्म होगी और हम लोग फेस टू फेस बात कर पाएंगे। और जो लोग भी दुनिया के बख-बख हिस्सों में कोरोना जैसी महामारी से हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बीमारी है जल्दी से जल्दी हमारा पीछा छोड़ेगी और हम फिर से एक बार पुण्य काम धंधे में लग जाएंगे और बाबा साहब के विचारों को भी हम लोग अच्छी तरह से स्प्रेड कर पाएंगे। इसलिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।